Hello everyone, welcome to our channel Edunomy by Ria. So we are going to practice few more questions for economics CUET, and before starting it I would like to request you to please share, like and subscribe our channel. So let's start with it. Question number 18 says that relationship between price of a good and quantity demanded. So simple answer है, डिमांड कर भी होगा, सप्लाई कर्व अगर आंसर होता तो सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड होना चाहिए था. विच कमोडिटी इज सब्सटीट्यूट. सब्सटीट्यूट मतलब जो एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं. प्लस एक चीज़ और इसके लिए याद रखना कि इनका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है, तो ये भी काफ़ी काम आएगा बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. तो पेट्रोल एंड कार आर कॉम्प्लीमेंट्स, पेन एंड इंक आर कॉम्प्लीमेंट्स, सो आंसर इज गोइंग टू बी मस्टर्ड एंड कोकोनट ऑयल. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वॉज गिवन बाय H.S. गॉसन, और इसीलिए इसको गॉसन्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं. और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला जो है, जहाँ पे mu(x) अपॉन px इज इक्वल टू mu(y) अपॉन py, दिस इज गॉसन्स सेकेंड लॉ. और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मार्शल के हिसाब से कंज्यूमर सरप्लस, पहले तो इतना ध्यान रखना कंज्यूमर सरप्लस का बेसिकली फेमस कंसेप्ट इज़ गिवन बाय मार्शल, और ये वाला मैं पिछली वीडियो सीरीज़ के अंदर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. सो द आंसर इज़ गोइंग टू बी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जिसको नहीं समझ आया वो लास्ट वीडियो देख सकता है. लॉन्ग रन में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म्स, ये भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, दे अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, राइट. अगर यही आंसर में कुछ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता या स्पेसिफिकली मोनोपली लिखा होता, मोनोपोलिस्टिक लिखा होता, ओलिगोपोली लिखा होता, तो आंसर में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या लॉसेस हो सकते थे. असेंशियल कंडीशन ऑफ मोनोपोली फर्म, तो सबसे पहले मोनोपोली फर्म का इक्विलिब्रियम ट्राई करते हैं समझने के लिए. तो जब हम मोनोपोली के कंसेप्ट को देखेंगे, मोनोपोली, तो हमें जो उसका डायग्राम में ध्यान रखने वाली बात यह है कि सबसे पहले हम उसका डिमांड कर्व मतलब एवरेज रेवेन्यू कर्व बनाएंगे, जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. फिर जस्ट उसके हाफ से हम उसका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व निकालते हैं, ठीक है. फिर मार्जिनल कॉस्ट कर्व होता है, वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है. दिस इज़ मार्जिनल कॉस्ट कर्व, राइट. अब इक्विलिब्रियम कहाँ इस्टेब्लिश होगा, जहाँ MR इज़ इक्वल टू MC इक्वल होगा. तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है. यहाँ पे ये होगी मोनोपोली की क्वांटिटी जो वो सेल आउट करेगा. और प्लस हमेशा याद रखना है कि जो प्राइस होता है ना, वो डिमांड कर्व से ही पता चलता है. तो इसको आपको ऊपर एक्सटेंड करके लेके जाना है अप टिल डिमांड कर्व. वहाँ से आप चेक करोगे कि मोनोपोली का प्राइस क्या है, ठीक है. तो दो कंडीशंस होती हैं इसकी जो ध्यान देने वाली होती है मोनोपोली की. फर्स्ट कंडीशन ये होती है कि MR इज इक्वल टू MC इज़ द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ मोनोपोली. और सेकेंड कंडीशन ये होता है कि MC शुड कट फ्रॉम बिलो किसको, MR को. तो आप नोटिस कर रहे हो कि इसके अंदर जो ये MR की लाइन थी, MC आया है बट नीचे की तरफ से आया उसको कट करते हुए, तो MC शुड कट फ्रॉम बिलो. तो ये दो पॉइंट्स होते हैं. अब अगर तुम इस क्वेश्चन में देखोगे तो दोनों ही आंसर दे रखा है. एक MR इज इक्वल टू MC भी दिया हुआ है, और एक MC कट्स MR फ्रॉम बिलो. तो टेक्निकली तो दोनों ही कंडीशन सही है. अगर ऑप्शन में बोथ होता तो बोथ करेक्ट माना जाता. बट जब बात आ जाती है असेंशियल की, कि इसमें से हमें ये बताना है कि असेंशियल क्या है, तो असेंशियल कंडीशन के अंदर हम सिर्फ MR इज इक्वल टू MC को ही पॉइंट आउट करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट, मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय वन बायर एंड वन सेलर. अब वन बायर एंड वन सेलर का अगर आप देखोगे यहाँ पे कंसेप्ट, तो वन सेलर तो अब आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि मोनोपोली को कहते हैं, ठीक है, जो एक सेलर होता है. अब वन बायर जो होता है ना, उसको वैसे हम इकोनॉमिक्स में टर्म देते हैं मोनोप्सनी, राइट. बट आप जब कोई एक ही फर्म है जो कि सिंगल सेलर भी है और वही सिंगल बायर भी है, तो फिर ऐसे को हम बोलते हैं बाइलेटरल मोनोपोली, ठीक है. बाई वर्ड क्या होता है, दोनों साइड से, और लेटरल क्या होता है, साइड. तो वो दोनों साइड से मोनोपोली की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए उसका नाम होगा बाइलेटरल मोनोपोली. डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोलिस्ट अभी बताया था, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन इफ़ ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू, वेयर इज दैट कॉन,
एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, तो कंज्यूमर को कब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मैक्सिमम, तो भाई कंज्यूमर सरप्लस भी ठीक है क्योंकि वो अपने सरप्लस के हिसाब से एक्ट करता है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी वाला एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, ये भी ठीक है, राइट। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी ठीक है, तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव क्योंकि वो तीनों के हिसाब से एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब फ्यू नंबर ऑफ सेलर्स आर फाउंड इन अ मार्केट, फ्यू सेलर्स हैं तो इसमें एलिमिनेट कर लो, परफेक्ट कंपटीशन नहीं हो सकता, मोनोपोली नहीं हो सकता, तो आंसर इज गोइंग टू बी ओलिगोपोली। ओलिगोपोली इज लाइक फ्यू लार्ज सेलर्स होते हैं, जैसे ऑयल प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, कुछ कंट्रीज़ हैं जो बहुत लार्ज ऑयल प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो हम ओलिगोपोली बोलते हैं। लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन इज़ ऑल्सो नोन एज, अब ये देखो ध्यान दो इसमें, लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या कहता है कि भी आप एक गुड को दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो, तो जो इसका आंसर है ना वो है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। कैसे है वो आंसर, इसको चेक करो यहाँ पे। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी आंसर ऐसे हो जाता है कि आप उसके अंदर कहते हो कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई, तो ये कंज्यूमर तब तक करता है जब तक दोनों का इक्वल नहीं हो जाता रेशियो। तो मतलब वो जो इस पे स्पेंड कर रहा है पैसे, वो उसको मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज़ ग्रेटर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई, तो क्या बोलते हैं इसके अंदर कि भाई उसको मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की बहुत ज़्यादा है, तो ही परचेजेस मोर एंड मोर ऑफ एक्स। जब वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स खरीदता है तो उस पर एक लॉ लग जाता है जिसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि वो ज़्यादा कंजम्पशन करेगा तो ही विल गेट बोर्ड आउट ऑफ इट, फिर वो क्या होता है फाइनली उसकी कंजम्पशन को कम कर देता है, ठीक है। और कहाँ स्विच कर जाता है, ही सब्सटीट्यूट्स टूवर्ड्स वाई, ठीक है, या मैं कह सकती हूँ कि ही रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ वाई ऑफ एक्स एंड इंक्रीजेस द कंजम्पशन ऑफ वाई। कब तक, अप टिल इक्विलिब्रियम इज अगेन एस्टेब्लिश्ड। तो वो सब्सटीट्यूट ही तो कर रहा है ना, अपने एक्स को उसने सब्सटीट्यूट किया वाई के लिए, इसलिए हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन भी कहते हैं। इफ़ मार्जिनल यूटिलिटी इज़ ज़ीरो, ये वाला कंसेप्ट की तो मैंने वीडियो भी बना के दे दिया, आप चेकआउट करो इस वाली वीडियो को। तो मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो कब होएगी, यहाँ एम यू ज़ीरो आ रहा है, तो इस टाइम पे अगर आप नोट करोगे तो टोटल यूटिलिटी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी। कैसे, क्यों, कब, ये सब वीडियो में मैंने बताया हुआ है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को वॉच कर सकते हो, रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू, ठीक है। एक मिनट, इसमें बी पार्ट भी देख लें। एन एडिशनल यूनिट ऑफ कंजम्पशन विल डिक्रीज टोटल यूटिलिटी, ठीक है, मतलब विल इंक्रीज तो बिल्कुल नहीं, ये पॉइंट होएगा, इसका आंसर ए ही होने वाला है, क्योंकि जैसे ही आपका वो डिक्रीज देने लग जाएगा ना टोटल यूटिलिटी को, मैंने तो मार्जिनल यूटिलिटी उस टाइम पे नेगेटिव हो जाएगा, ज़ीरो नहीं रहेगा, तो इसलिए बी ऑप्शन नहीं लेंगे। प्योर मोनोपोली है, तो व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड मार्जिनल रेवेन्यू। देखो ये वाले मोनोपोली वाले डायग्राम में वापस आओ, यहाँ पे आप नोटिस करो, ध्यान से देखना, ये प्राइस है आपका, सपोज करो 100 है। अब यहाँ पे इस टाइम पे अगर मैं ग्राफ में मार्जिनल रेवेन्यू नोट करूं, ठीक है, इसी पॉइंट पे यहाँ पे, तो मार्जिनल रेवेन्यू उससे कम आ रहा है 50, तो मैं क्या नोटिस कर पा रही हूँ कि प्राइस ज़्यादा बढ़ा है 100 और मार्जिनल रेवेन्यू 50 है। ये प्राइस है और ये मार्जिनल रेवेन्यू है, तो इसका मतलब मोनोपोली के अंदर प्राइस इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। ऑप्शन कौन सा हो गया, ए हो गया। तभी तो कहते हैं कि मोनोपोली को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, वो इसीलिए होता है ना क्योंकि प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू से ऊपर है। प्योर मोनोपोली का क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा, प्योर मोनोपोली मतलब कि वो सिंगल सेलर है, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है, तो लो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो सकता है। इलास्टिक का मतलब क्या होता है, डिमांड का चेंज होना, तो डिमांड उसकी चेंज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी चेंज, क्यों नहीं होगी चेंज, क्योंकि उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है। लो बैरियर्स ऑफ एंट्री नहीं, बल्कि रॉन्ग है, हाई बैरियर्स ऑफ एंट्री होता है मोनोपोली में। क्लोज सब्सटीट्यूट रॉन्ग है, नो सब्सटीट्यूट मिलेगा। परफेक्ट इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, लैक ऑफ परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, तो बाकी तीनों ही रॉन्ग हो गए। तो जो सबसे सही आंसर है वो लो प्राइस इलास्टिसिटी है, मतलब उसकी क्वांटिटी इजीली चेंज या फ्लक्चुएट नहीं करती क्योंकि ही इज़ द सिंगल सेलर। एन इंडिविजुअल डिमांड कर्व स्लोप्स टू दी राइट, वाई, तो डिमांड कर्व राइट की तरफ क्यों जा रहा है, ठीक है, तो डिमांड कर्व राइट साइड की तरफ किस लिए जा रहा है, तो उसका आंसर क्या है, लॉ ऑफ डीएम, यही सही आंसर है, क्योंकि डिमांड कर्व कहीं ना कहीं मार्जिनल यूटिलिटी से ही डिराइव है,
क्योंकि जब आप क्वांटिटी, या मैं ये कह सकती हूँ जब प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हमें कम नज़र आती है ना। प्राइस ज़्यादा हो, मार्जिनल यूटिलिटी कम नज़र आएगी, तो उससे हम उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। तो जब प्राइस ज़्यादा होता है क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये बात हमें कौन समझाता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी समझाता है। इफ़ प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीज देन क्या होगा? अब इसमें देन में बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ नज़र आ रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सब्सटीट्यूट है और एक डिमांड फॉर गुड विल इंक्रीज। तो हम पहले सॉल्व ही कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगी, किसके लिए? नॉर्मल गुड के लिए, ठीक है। अगर प्राइस बढ़ेगा तो सब्सटीट्यूट का क्वांटिटी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है पॉजिटिव। मैंने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ये बात बता दी थी, किसके केस में? सब्स्टिट्यूट के केस में। अगर कॉम्प्लीमेंट्स होगा तो कॉम्प्लीमेंट के केस में इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट विल फॉल। तो डिमांड फॉर कॉम्प्लीमेंट्री विल इंक्रीज, नहीं ये तो मैच नहीं करा। डिमांड फॉर सब्स्टिट्यूट विल इंक्रीज, यस करेक्ट आ रहा है ये वाला। डिमांड फॉर गुड्स विल डिक्रीज, यस करेक्ट आ रहा है ये वाला। तो ऑप्शन इज बोथ बी एंड सी। 34. Under perfect competition, a firm even after incurring loss continues still. ओके काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये वाला, इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे नोटिस करो, इसके अंदर आपका कॉस्ट, इक्विलिब्रियम, सारे कंसेप्ट इकट्ठे आ जाते हैं। तो सबसे पहले कॉस्ट कर्व्स देखो। हाँ, और अगर आपका कॉस्ट कर्व्स में डाउट है ACMC AVC वगैरह में, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दोज कॉस्ट कर्व्स। तो अब यहाँ पे नोटिस करो, ये आपका एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, और ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व है। इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ बनाते हैं सो दैट आपको आंसर क्लियरली समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें AVC बनाती हूँ, ये AVC है और ये आपका AC है। अब वो बोल रहे हैं कि एक परफेक्ट कंपटीशन के केस में फर्म कब तक लॉस झेल लेती है। तो ऐसा होता है कि एक परफेक्ट कंपटीशन के केस के अंदर प्राइस हॉरिजॉन्टल कर्व होता है, ठीक है। तो जब लास्ट AVC पे प्राइस आ जाता है ना, बस वो लास्ट पॉइंट होता है जब तक एक कॉम्पिटिटिव फर्म नुकसान झेल लेती है, ठीक है। इससे ऊपर तो वो फिर भी चलती रहेगी। अगर प्राइस 100 है, 90 आ रहा है, 80 आ रहा है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही प्राइस 70 आ जाएगा, मतलब इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा, तो इस पॉइंट के अंदर अब वो अपना स्टॉप करना सोच लेगी बिजनेस। अब इसका कारण क्या है? ठीक है, प्रोडक्शन मतलब कंटिन्यू यहाँ तक करेगी, इससे नीचे अब और कंटिन्यू नहीं करेगी। तो जो इससे नीचे वाले जो पॉइंट्स होते हैं उसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर बोलते हैं शट डाउन रेंज, कि भाई ये अब शट डाउन कर जाएगा। यहाँ पे आपका जो फर्म होगी ये शट डाउन है रेंज, ठीक है। और वो शट डाउन पॉइंट क्या हो सकता है? वो बिलो AVC होगा, है ना। ये लास्ट है जहाँ तक वो काम करेगा। अब इसका रीज़न क्या है? कोई रीज़न होगा ना इस एक्सप्लेनेशन का। देखो, जब प्राइस AVC के बराबर है वो लास्ट पॉइंट तक, तो इसका मतलब क्या है कि जो कंपनी है ना वो उतना कमा रही है जितना अपना लास्ट वेरिएबल खर्चा निकाल ले, रॉ मटेरियल का, लेबर का। अब बेटा इससे भी नीचे अगर प्राइस आ गया, प्राइस अगर इससे भी नीचे आ गया तो वो काम ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो रोज़ का बिजली, पानी, लेबर का खर्चा भी नहीं ले पा रही है। इसलिए कहते हैं कि AVC से नीचे अगर प्राइस आ जाता है तो वो काम नहीं करेगी। वो लास्ट पॉइंट होगा जहाँ तक वो अपनी प्रोडक्शन रखती है, जब तक प्राइस किसके बराबर होता है? AVC के। क्योंकि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का यहाँ मतलब होता है आपके रॉ मटेरियल, बेसिक रॉ मटेरियल का खर्चा। अगर कंपनी वो खर्चा भी नहीं कमा पा रही या निकाल पा रही है तो फिर वो काम कैसे करेगी? इसलिए वो उसका लास्ट पॉइंट माना जाता है। ये करा दिया ना, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये तो मैंने अभी आपको समझा दिया था, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ DMU क्या कहना चाह रहे हैं? टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम एट फर्स्ट यूनिट, नहीं हो सकता। इंक्रीजिंग यूनिट से इंक्रीजिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं हो सकता। टोटल यूटिलिटी विल राइज एट अ फॉलिंग रेट, ये ठीक है। टोटल यूटिलिटी राइज कर रहा है बट फॉलिंग रेट पे कर रहा है, ये ठीक आया आंसर। मार्जिनल प्रोडक्ट विल फॉल एज मोर एंड मोर यूनिट्स आर कंज्यूम्ड,
ठीक है। तो अभी ये यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, तुम यहाँ ध्यान दो, कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, ये एमपी की बात कर रहे हैं जबकि क्वेश्चन तो एमयू के बारे में है। तो अगर यहाँ मार्जिनल यूटिलिटी होता तो करेक्ट करते, बट एमपी पे तो करेक्ट नहीं कर सकते। तो जो सही आंसर है वो टोटल यूटिलिटी है। मतलब देख रहे हो बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस था आंसर पहचानने के अंदर या कंफ्यूज होने के लिए। ऐसे ही क्वेश्चंस के अंदर आपके 5 मिनट निकल जाएंगे क्योंकि आपको तो दोनों आंसर ठीक लग रहे हैं, बट आपको एक बहुत ही सिली मिस्टेक नज़र नहीं आ रही है आंसर के अंदर। अगेन इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है, इस वीडियो को चेकआउट करो, आपको समझ आ जाएगा कि क्या ये क्वेश्चन में कहना चाह रहा है। वीडियो देख के सॉल्व करो ऐसे क्वेश्चंस तो सही रहेगा। 37, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ रिलेटेड टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज़ रॉन्ग। तो सबसे पहले तो इतनी बात ध्यान रखनी है कि रॉन्ग पूछ रहे हैं। तो पहले हम नॉर्मली राइट रॉन्ग देख लेते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इन्फिनिटी, ठीक है, हाँ सही है। प्राइस इलास्टिसिटी इन्फिनिटी है क्योंकि कभी भी आपकी डिमांड फ्लक्चुएट कर सकती है। ए आर इज इक्वल टू एम आर, ठीक है, बिल्कुल ये डायग्राम होता है परफेक्ट कंपटीशन का, ठीक है। आई विल ट्राई कि मैं परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली के ऊपर भी एक आधी वीडियो बना दूँ जिसके अंदर सारे फीचर्स ढंग से समझा दूँ, राइट। और इफ़ यू वांट तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख देना, क्योंकि जब आप बोलते हो वो काम करने के लिए तो मैं मोटिवेटेड होती हूँ वो चीज़ को बनाने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ अपने नॉर्मल रूटीन से ये टाइम निकालने के लिए थोड़ा बहुत लेजीनेस आ जाती है दिमाग में, बट जब आप लिख कर देते हो कि आपको ये पढ़ना है तो आई ऑल्सो फील एनकरेज कि हाँ मैं आपको पढ़ाऊँ और आपको वो क्लियर करूँ। तो आप लिख देना आपको जो भी समझना हो। बायर्स हैव परफेक्ट नॉलेज, करेक्ट है। फर्म्स अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, अगर आपने अभी तक वो 7 वीडियोस भी देख रखी है ना, तो वो भी क्वेश्चन अगर आपने कर रखे हैं तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है। मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया वीडियो के अंदर, प्लीज़ वीडियो को चेक करना, ठीक है। 6 या 7th पार्ट में ये आंसर है। कंज्यूमर इज़ एन इक्विलिब्रियम, तो दो गुड्स का इक्विलिब्रियम है, तो वैसे तो एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन पी वाई। इतनी आसानी से ये इक्वेशन दी नहीं होगी। इसमें क्या कर रखा है, इसको इधर ले गए हैं और इसको उधर ले गए हैं। तो एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई इज इक्वल टू पी एक्स अपॉन पी वाई। पहले चेक करो ये कहीं लिखा हुआ है एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई तो लिखा है, बट डी वाई बाई डी एक्स है तो ये नहीं है, ठीक है। एम यू वाई लिखा हुआ है, अगेन डी एक्स बाई डी वाई नहीं है, ये करेक्ट आ रहा है, ये वाला पार्ट करेक्ट आ रहा है। एम आर ई क्या होता है, मार्केट रेट ऑफ एक्सचेंज। यहाँ तो ये तो पी एक्स अपॉन पी वाई है, ये तो पता ही है कि बजट लाइन का स्लोप है, तो ये भी नहीं है। तो आंसर जो इसका है वो ए पार्ट है। अब तुम कहोगे ये डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है ना। तो देखो ऐसा होता है ना, एम यू एक्स कैसे निकालते हो, टोटल यूटिलिटी को डेरिवेट करते हो डी एक्स से। एम यू वाई कैसे निकालोगे, टोटल यूटिलिटी को डेरिवेट करोगे वाई से। तो अगर मैं यहाँ पे एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई कर दूँ, डिवाइड कर दूँ इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दूँ, तो मतलब टी यू अपॉन डी एक्स विल बी डिवाइडेड बाई टी यू अपॉन टी वाई। दिस हैज़ गॉट डिवाइडेड, ये तो ऊपर आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो कहीं ना कहीं एम यू एक्स अपॉन एम यू वाई डी वाई बाई डी एक्स के बराबर है ना। तो मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब कि आप एक एडिशनल जब कंजम्पशन करते हो तो उससे यूटिलिटी मिलने वाली को मार्जिनल कहते हैं। तो वो हमेशा डिमिनिशिंग होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो इसलिए यहाँ पे स्लोप अपवर्ड तो नहीं होगा, नेवर स्लोप अपवर्ड के अंदर स्टिल हम कह सकते हैं कि कभी हैबिट्स होती है, एडिक्शन होती है, तो वो तो अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है, पैरेलल नहीं है, तो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर वो फॉल करती है। इलास्टिसिटी इज शोन बाय डिफरेंट पॉइंट्स ऑन डिमांड कर्व। तो डिफरेंट पॉइंट्स का मतलब ये होता है कि ये आपका डिमांड कर्व है और यहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये जो सारे पॉइंट्स है इस पे ऑन अ डिमांड कर्व आर सेम इन केस ऑफ, ठीक है। तो अब ऐसा कब होगा, तो अगर हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की शेप देखते हैं ना, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी हर पॉइंट पे सेम होती है। तो इसका जो आंसर है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। कंज्यूमर डिमांड कर्व कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम, तो डिमांड कर्व क्या बताता है, प्राइस बताता है और क्वांटिटी बताता है। तो इनकम का तो कोई रोल नहीं है इसके अंदर। एंजल कर्व भी इनकम कर्व से मतलब उसका आगे एक्सटेंशन होता है। तो प्राइस कंजम्पशन कर्व ही आपको आंसर देने वाला है। विच कॉस्ट कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व होता है। क्यों होता है, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी,
अब फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, क्वांटिटी इंक्रीज करती है, तो क्या होता है ना, जब डिनोमिनेटर बढ़ता है न्यूमरेटर के रिस्पेक्ट में, तो जो ये होल फ्रैक्शन है ये फॉल करेगी, और फॉल कर रहा है, इसलिए हर यूनिट, 1 यूनिट पे AFC ये है, 2 पे ये है, 3 है, इवन 1.1 के अंदर भी AFC फॉल कर जाएगा, तो इसलिए वो बहुत फॉलिंग सा शेप रहता है, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ओके, thank you for watching the video. I'll be back with more questions next time. Till then, take care.